आज हम सीखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोर्स और एनर्जी इसको हम कैसे फील कर सकते हैं। देखिए, सोर्स का मतलब होता है स्रोत और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा का स्रोत जैसे हम कुछ खाते हैं, शरीर में हमारे कुछ हम खाते हैं तो वो पचता है, पचने के बाद फिर उससे एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब ऊर्जा क्रिएट होती है और वो ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन करने में यूज होती है। तो स्रोत क्या है? स्रोत हमारी ऊर्जा का स्रोत है हमारा खाना। हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी में हम किस हिसाब की सोर्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे? हम लोग ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे जिसको हम लोग फिजिकली यूज कर पाए अपने डेली लाइफ में। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि किसी एक एनर्जी को हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके यूज कर सकें। सोर्स का मतलब ही होता है कुछ ऐसा जो लंबे समय तक चले, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो है वो दो तरीके से हो सकती है। लंबे समय तक तो चलेगी लेकिन उसमें दो तरीके से चलेगी, एक होगी रिन्यूएबल, एक होगी नॉन रिन्यूएबल। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हम एक फाइनाइट ड्यूरेशन तक आराम से यूज कर सकें, ठीक है, लॉन्गली। तो इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी इन ए कन्वीनियंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो हमें मिलेगी, ठीक है। उसके लिए हमें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, मतलब पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। तो ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम सीखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। कन्वेंशनल इसलिए क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाने वाली है। मैं इसमें क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये नेचर में बाई ओन एक्यूमुलेट होती है एक प्रोसेस के साथ। वो प्रोसेस मैं समझाऊंगा जब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो। और एक्यूमुलेट होने के बाद वो जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यूज्ड अप हो जाती है तो वो वापस से नहीं पाई जा सकती। फिर उसको बनने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा और उतने अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही वो फिर से बनेगी, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा फोसाइल फ्यूल। फोसाइल फ्यूल का मतलब जहां पे जैसे पेट्रोलियम वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, वो न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए। न्यूक्लियर फ्यूल्स मतलब जैसे कहा, जैसे यूरेनियम हम लोग खुदाई करते हैं यूरेनियम की और उससे हम लोग विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं, वो सब भी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाना है, ठीक है, इसीलिए इनको कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब कन्वेंशनल, ठीक है। अब हम सीखेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जो फिर से न्यू हो जाए या फिर से बन जाए, तो मतलब नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूअसली हमारे नेचर में बनता रहे, कभी खत्म ना हो, ठीक है, और जैसे मन करे हम वैसे उसका यूटिलाइजेशन करते रहें। तो वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी को कहलाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें जो आप एग्जांपल ले सकते हैं वो है हाइड्रो एनर्जी। ऐसा माना जाता है पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है धरती पे, और जब हम पानी को ऐसा मान लेते हैं कि धरती पर से कभी नहीं खत्म होगा तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, इसलिए हाइड्रो एनर्जी। और सोलर एनर्जी, सूर्य से लगातार हम एनर्जी ले सकते हैं
और उसको लगातार यूज कर सकते हैं, और बायोमास एनर्जी, ठीक है, तो काऊ डंग वगैरह से यूज होता है ये। इन सभी की हम ग्रेट स्टडी डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हमने क्या सीखा कि ये कभी नहीं खत्म होते, ठीक है। अब हम सीखेंगे व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत सबसे अच्छा होता है। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऊर्जा है वो जिस भी सबस्टेंस से मिल रही है, ठीक है, तो वो वर्किंग सबस्टेंस, ठीक है, वो जिस वॉल्यूम में यूज हो रहा है, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू कितनी वो हमको एनर्जी डेवलप करके दे रहा है, इसको हम पढ़ते हैं वर्क पर वॉल्यूम या वर्क पर मास। मतलब कि कितनी वॉल्यूम, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जनरेट करके दे रहा है और कितना मास ऑफ एलिमेंट यूज हो रहा है, कितना मास ऑफ सबस्टेंस यूज हो रहा है। मतलब अगर मैं बोल दूं आपसे, मान लीजिए एक हमारे पास कोल है, एक तो 10 ग्राम का कोल है, वो 10 ग्राम का कोल अगर हमें 10 किलोवाट आवर की एनर्जी जनरेट कर रहा है, या बोल दीजिए आप 10 किलो जूल की एनर्जी जनरेट करके दे रहा है, लेट्स से कि एक 10 ग्राम का जो कोल है वो 10 जूल की एनर्जी जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर एनर्जी कितनी जनरेट किया, 10 जूल, और कितना ग्राम है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम पर 10 जूल पर 10 ग्राम, ठीक है, ये इसका हो जाएगा कि वर्किंग सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब उसने कितना काम किया, ठीक है, कितना हमारा यूजफुल एनर्जी मिला पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना सबस्टेंस उसमें रिक्वायर है, उसका वॉल्यूम बोलिए या मास बोलिए, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमें ऐसा करना है कि कम से कम सबस्टेंस यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को डेवलप कर सकें, तो ही हमारे लिए वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। फिर आती है बात इजीली एसेसिबल। इजीली एसेसिबल का मतलब होता है कि वो हमारे नेचर में आसानी से हमें मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अब रात का समय है, रात के समय में अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं, सोलर पैनल तो काम नहीं कर सकता। सोलर पैनल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को कंजर्व करा करके जो है उसका एनर्जी यूटिलाइज करवाता है, ठीक है। तो सोलर जो पैनल है वो रात को हमको सूर्य तो मिलेगा नहीं, हमको रात को सन तो मिलेगा नहीं, तो हमने उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लिया और उस कैप्चर को एनर्जी को स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद अब उसको रात को भी यूज कर रहे हैं, बिजली चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो अच्छा तभी होगा जब हम उसको स्टोर कर सके। एनर्जी तभी अच्छी है जब उसको हम स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। ट्रांसपोर्ट का मतलब कैसे, जैसे आप पेट्रोलियम का ही ले लीजिए। तो अगर किसी गांव में हमें गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, तो वहां तक हम उसको पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब हमको इजी टू ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की इकोनॉमिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इकोनॉमिकल है ही नहीं, तो हम उसको यूज करके क्या कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो काफी महंगी होती है, ठीक है। क्यों, किन के लिए महंगी होगी, जिनके पास, जिस देश के पास यूरेनियम की कमी होगी। जैसे किसी भी देश के पास अगर यूरेनियम नहीं है और कहीं से खरीद रहा है बाहर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भर के पड़ा हुआ है, तो अगर वहां से हम लोग खरीदते हैं तो हमें महंगे दाम पे मिलेगा, और महंगे दाम पे मिलेगा तो हम महंगे दाम पे एनर्जी बनाएंगे, उसकी महंगे दाम पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है, हमारी पब्लिक को क्या इकोनॉमिकली हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे सस्ती रेट पे क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वही इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकल होनी चाहिए ऐसी एनर्जी जो सब कोई बाई कर सके।